मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड करा रही हूँ। और इस पेपर में अब तक हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली, फर्स्ट और सेकंड। आज से हम यूनिट थर्ड शुरू करेंगे। इस यूनिट थर्ड में 2 चैप्टर्स हैं, जिसमें से हम पहला चैप्टर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसका नाम है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स इन आइडियल गैसेस। मैक्सवेल का ये वेग वितरण का जो नियम है, इसका अध्ययन करेंगे और इससे क्या हमारे को प्राप्त होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैक्सवेल का जो वेग वितरण का नियम है, बेसिकली ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इससे हम 2-3 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स निकालेंगे। तो छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड है। तो कुछ चीज़ें जो आपने सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी थी, वो चीज़ें यहाँ पर काम में आएंगी। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी हैं तो आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चीज़ हम कहाँ पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स में डिटेल में पढ़ लेंगे। तो मैक्सवेल ने जो स्टैटिस्टिक्स मैकेनिक्स है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, उसके आधार पर उसने एक मुख्य चीज ज्ञात करी थी। उसने ये कहा था कि जो सभी अणु हैं उनका जो वेग है वो एक नियम के अनुसार वितरित होता है। ऐसे ही नहीं है कि किसी का भी कुछ भी हो गया रैंडमली, नहीं, उसके ऊपर भी एक नियम लागू होता है। अब यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं कि जब कोई बहुत लार्ज संख्या में कोई चीज आपके पास मौजूद होती है और हम उसका एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को हम काम में लेते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में वो टेक्निक्स हैं जिसमें अब जैसे आपके पास कोई बहुत भीड़ है, अब भीड़ में से हम क्या कर सकते हैं, पूरे भीड़ का अंदर लड़के औरतों की संख्या, आदमियों की संख्या या बच्चों की संख्या या पर्टिकुलर एज ग्रुप की संख्या, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। या तो हम पूरी भीड़ को एक लाइन में खड़ा करके और एक एक जने का पता लगाएं तो हम एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। सांख्यिकी के जो नियम है उनके आधार पर हम एक छोटे एरिया को स्टडी करके हम पूरी क्राउड के अंदर, भीड़ के अंदर क्या वास्तव में क्या स्थिति है उसका अप्रोक्सीमेट मान निकाल सकते हैं, और वो काफ़ी हद तक आपके एक्चुअल मान के नज़दीक है। तो सांख्यिकी की यांत्रिकी जो है वो इसलिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल है गैसेस के केस में, क्योंकि गैसेस के अंदर भी अणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और सभी अलग अलग टाइप से, मतलब होते सब सिमिलर हैं, लेकिन कोई सबका वेग अलग अलग हो रहा है। तो इस तरीके के अणुओं को एक साथ ट्रैप करना मुश्किल है, एक एक अणु का अध्ययन करना मुश्किल है। इसलिए गैसेस का अध्ययन करने के लिए बेस्ट टेक्निक हमारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। तो उस आधार पर मैक्सवेल ने ही सबसे पहले इसका अध्ययन किया था, गैसों के अणुओं का, और उसके आधार पर उसने जो पाया उसके आधार पर उसने एक नियम दिया। किसका नियम दिया? गैस के अणुओं के वेग का नियम दिया। और उसने उस जो नियम दिया, उस नियम को हम कहते हैं मैक्सवेल का वेग वितरण का नियम। तो इस नियम के निगमन के लिए मैक्सवेल ने निम्न परिकल्पनाओं का प्रयोग किया था। तो अब उसने जो नियम दिया उसके लिए उसने कुछ पोस्टुलेट्स निर्धारित करे कि भाई ये चीजें मैंने मानी है और इस आधार पर मैंने ये नियम दिया है। तो उसमें क्या नियम थे? बहुत साधारण से हमारे उसके अंदर रूल्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि गैस के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जिनके वेग 0 से इन्फिनिटी के बीच कुछ भी हो सकते हैं। तो पहला रूल तो क्या हो गया? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस इज वेरी लार्ज and its velocity can vary from 0 to infinity। तो इसलिए कुछ भी हो सकता है उनके। दूसरा उसने दिया, गैस के संपूर्ण आयतन के प्रत्येक अवयव में औसतन सभी समय अणु घनत्व वही रहता है।
और उसने क्या माना, उसने ये माना फॉर ईच एलिमेंट इन द होल वॉल्यूम ऑफ द गैस द नंबर ऑफ एटम्स या डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन सेम फॉर ईच एलिमेंट। उसने ये माना कि अगर बहुत बड़े एरिया में गैस फैली हुई है तो हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। उस पूरे जो स्पेस है उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और हर एक हिस्से के अंदर जो अणुओं की डेंसिटी है वो सेम रहेगी, या हम यूँ कह सकते हैं कि उस पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो अणुओं की संख्या अप्रोक्सीमेटली समान रहेगी। ये उसने अज्यूम किया था। तीसरी चीज, स्थायी दशा में एक निश्चित ताप पर वेगों की विभिन्न परासों में अणुओं की संख्या नियत रहती है। और एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट उसने दिया था, उसने क्या कहा था, स्थायी दिशा में। तो स्टेशनरी स्टेट जब आ जाती है, आपकी स्टेबल स्टेट आ जाती है, उस वक्त किसी भी एक सर्टेन टेम्परेचर पर वेगों की विभिन्न परासों में, मतलब वेगों की विभिन्न परास कैसे हो सकती है, रेंज ये है कि उसकी जो वेलोसिटी है 0 से लेकर 5 तक वेरी कर रही है, 5 से 10 तक, 10 से 15, ये अलग अलग वेलोसिटी रेंज हो गई। तो उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सभी जो आपकी वेग की परास आपने बनाई हुई है उनमें अणुओं की संख्या, मॉलिक्यूल्स की संख्या कांस्टेंट रहती है, अप्रोक्सीमेटली वही बनी रहती है। अगर स्टेशनरी स्टेट आ चुकी है तो इक्विलिब्रियम स्टेट आ जानी चाहिए। इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है तब हम कह सकते हैं कि इसमें अगर हमारे 5 है तो 5 ही बने रहेंगे, इसमें 10 है तो इसमें 10 ही बने रहेंगे। प्रत्येक आयतन अवयव में अणुओं के सभी संभव वेग हो सकते हैं जो एक निश्चित नियम के अनुसार वितरित होते हैं। और चौथा पॉइंट उसने क्या दिया, उसने ये दिया कि कोई भी आप छोटा, पूरी एक स्पेस में गैस फैली हुई है, आपने उसके छोटे छोटे हिस्से कर लिए, उनका हमने नाम दे दिया वॉल्यूम एलिमेंट या आयतन अवयव। तो कोई भी आयतन अवयव अगर आप उठाते हैं तो उसके अंदर खूब सारे अणु होंगे। उन सभी अणुओं के अंदर किसी का वेग 0 होगा और किसी का बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी भी हो सकता है, यानी सभी प्रकार के वेगों का ग्रुप आपको उस छोटे एलिमेंट में मिल जाएगा। और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक नियम को फॉलो करते हुए होता है। अब ये उसने 4 पोस्टुलेट्स दिए थे। इस आधार पर उसने ये पहले ही कह दिया कि ये मैंने जो मेरा वितरण का नियम दिया है वो इन 4 मुख्य बिंदुओं को मुख्य आधार बना के मैंने दिया है। अब इसी के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन चारों को आधार बना के जो मैक्सवेल ने जो नियम दिया था उसको हम भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, एक टेम्परेचर निश्चित कर लिया, मतलब दिए गए ताप पर कोई एक वेलोसिटी रेंज ले ली हमने, वेग परास ले ली। अणुओं की संख्या मैक्सवेल के वेग वितरण नियम से ज्ञात की जा सकती है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक डेफिनेट टेम्परेचर पर कोई दिए गए ताप पर दी गई वेग परास पर, वेलोसिटी रेंज आपको गिवन है, आपको टेम्परेचर गिवन है, उस पे हम मैक्सवेल के वेग वितरण नियम से क्या की सहायता से हम क्या निकालेंगे, अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन a definite at a definite temperature in a given velocity range। तो ये कैसे निकालेंगे ये हम देख लेते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैक्सवेल का जो ये वेग वितरण का नियम है ये हम थोड़ा इसके अंदर केवल थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, हम उसको डिराइव नहीं करेंगे। डेरिवेशन का जो पार्ट है वो आपके स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर इंक्लूड होगा। तो हम इसके लिए जब हम ये चीज़ निकालना चाहते हैं, नंबर क्या निकालना चाहते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखने की है। हम निकालना चाहते हैं अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ डेफिनेट वेलोसिटी रेंज। तो अब हम सबसे पहले जब भी ये काम करना चाहते हैं तो आपको एक गैस लेनी पड़ेगी, उसका कुछ वॉल्यूम होगा, उसका कोई टेम्परेचर होगा। तो हम वहीं से शुरू करेंगे कि माना एक आदर्श गैस ले ली हमने और
V आयतन के एक पात्र में भरी है, उसका वॉल्यूम V हो गया, और उसका जो टेम्परेचर है वो कैपिटल T हो गया। ये हमने इनिशियली अज्यूम कर लिया। अच्छा, अब सरलता के लिए हम क्या मान रहे हैं? सरलता के लिए क्या, अणु तो वैसे भी समरूप होते हैं, लेकिन हमने सरलता के लिए मान लिया कि गैस एक परमाणुविक है। ठीक है, हमारी केवल मोनोएटॉमिक गैस है, और गैस के अणु समरूप हैं, और सारे अणु जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, मतलब एक ही टाइप के हैं सारे। मोनोएटॉमिक है, और सारे एटम्स जो हैं, सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। ये हमने अज्यूम कर लिया। इस गैस के एक अणु को लेते हैं, इससे एक निकाय मानते हैं। अब हमने क्या करा, गैस है, गैस में सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे से हैं, हमने एक मॉलिक्यूल को ले लिया और उसको हमने नाम दे दिया दिस इज वन सिस्टम, है ना। तो अब हम उसका सिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं, एक निकाय मान लिया। तो अन्य सभी अणुओं के साथ तापीय संपर्क में है, और हमने क्या मान लिया, क्योंकि अणु के चारों तरफ बाकी अणु भी होंगे, तो बाकी सारे अणु भी एक एक निकाय हैं, और ये अणु जो हमने अज्यूम किया है निकाय के तौर पे, वो बाकी सबके साथ तापीय संपर्क में है, क्योंकि सारे के सारे एक दूसरे से संपर्क में हैं। तो हमने ये मान लिया कि ये सभी निकाय हैं। इनमें से हम जो जिस निकाय का अध्ययन कर रहा है वो बाकी सबके साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में या थर्मल उसमें कांटेक्ट में है सारे के सारे, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो इतनी सारी चीजें हमने एक दी गई गैस के लिए मान ली। अब हम इसके ऊपर मैक्सवेल का नियम लागू कर सकते हैं। अब देखो, मैक्सवेल के साथ बोल्ट्जमैन ने मिलकर एक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कैनोनिकल वितरण दिया था, और इस वितरण के आधार पर उसके जो अणुओं की किसी एक पर्टिकुलर ऊर्जा प्राप्त, मतलब पर्टिकुलर ऊर्जा में स्थित होने की या होने की जो संभावना है या प्रायिकता है, वो एक एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी पर निर्भर करती है। ये इन्होंने पहले ही नियम दे रखा है। हम यहाँ पर ये नियम आप पढ़ लेंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर, ये नियम हम यहाँ पर काम में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये वाला जो पॉइंट है 5वें नंबर का पॉइंट, ये आपको थोड़ा सा इस चैप्टर में याद रखना पड़ेगा। हालांकि जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ लेंगे तब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको याद ही रहेगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल अगर आपने स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ी है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको याद रखिए। क्या है, इस वितरण के अनुसार, किस वितरण के अनुसार, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कैनोनिकल वितरण, इसके अनुसार ऊर्जा E में अणु के होने की प्रायिकता, मतलब किसी पर्टिकुलर एनर्जी के अंदर अणु के होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ पर्टिकुलर एनर्जी E, फॉर अ पर्टिकुलर एनर्जी E, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? प्रायिकता किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? e⁻⁻ E/kT के प्रोपोर्शनल होती है। तो ये इस कैनोनिकल वितरण नियम के अनुसार ये चीज हमें प्राप्त होती है। हम यहाँ पर इस चीज को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। माना इस अणु पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है। अब हमने जो अणु एक ले रखा है, हमने ये मान लिया कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा, तो उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा, तो जो भी उसकी एनर्जी हो वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो एनर्जी को हम, अगर उसकी एनर्जी E है तो हम उसको 12mc² लिख सकते हैं, या p²/2m के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम एक बार समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब एक चीज और आपको स्टैटिस्टिक्स की याद दिलाऊं, या अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि जो अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स है उसके अंदर किसी भी अणुओं को
की अवस्था को समझाने के लिए, स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल को समझाने के लिए हम 3 स्थिति निर्देशांक काम में लेते हैं। ये आपको पता है, उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होते हैं कौन से, x, y और z। लेकिन केवल उन स्थिति सदिशों से उसकी पूर्ण अवस्था के बारे में पता लगाना मुश्किल है। इसके लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की और जरूरत पड़ती है, जिनको हम कहते हैं मोमेंटम कंपोनेंट्स। 3 मोमेंटम कंपोनेंट्स और लेते हैं हम, px, py और pz। तो इस प्रकार से किसी अणु की अवस्था को, स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए वास्तव में हमें 6 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, x, y, z, px, py, pz, और इन्हीं से इनको व्यक्त किया जाता है। तो इस चीज का हम ध्यान रखते हुए और कैनोनिकल नियम का उपयोग करते हुए हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं अणु की मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कैनोनिकल नियम का उपयोग करके अणु की स्थिति r व r प्लस dr के बीच तथा उसका संवेग p व p प्लस dp के बीच होने की प्रायिकता p d क्यूब r d क्यूब p ज्ञात की जा सकती है। अब ये मैं थोड़ा सा धीरे धीरे चल रही हूँ क्योंकि ये टर्म्स थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती हैं, है नहीं। हम क्या निकाल रहे हैं, हम अणु की अवस्था निकाल रहे हैं। अणु की अवस्था हम किससे निकाल सकते हैं, 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हैं। अगर इन तीनों को एक साथ लिखें तो x, y, z की जगह हम क्या यूज करते हैं, r यूज करते हैं, और px, py, pz की जगह हम p यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अणु की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं इस पर्टिकुलर अवस्था में होने की। किस पर्टिकुलर अवस्था में होने की, अगर उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पर हो, r और r प्लस डी आर। r प्लस डी आर क्या होगा, r के जैसे हमने ले लिया 4 और 4.5, ये उसकी पोजीशन है, तो 4 और 4.5 के बीच में उसके पाए जाने की संभावना, ऐसा हम निकाल रहे हैं। तो मैंने उसको क्या लिख दिया, r और r प्लस डी आर, यानी उन दोनों के बीच में बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस है। और साथ ही साथ उस वक्त उसकी मोमेंटम कितना होना चाहिए, मोमेंटम उसका होना चाहिए p प्लस p और p प्लस dp के बीच में होना चाहिए। तो हम अणु को पर्टिकुलर उस स्थिति में और उस मोमेंटम का अगर होना है तो उसकी होने की संभावना क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको हम किससे डिपिक्ट करते हैं, हम डिपिक्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी को p d क्यूब r d क्यूब p से डिनोट करते हैं। और ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि कैनोनिकल वितरण नियम कहता है पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में e की पावर माइनस e अपॉन kt के प्रोपोर्शनल होगी। तो हम यहाँ पर देखो ऐसे लिख दिया, p जो है प्रायिकता है, r और p के ऊपर डिपेंडेंट है, d क्यूब r d क्यूब p इज प्रोपोर्शनल टू e टू दी पावर माइनस e अपॉन kt d क्यूब r d क्यूब p। अब e की जगह मैंने क्या लिख दिया, समीकरण 1 से p स्क्वायर अपॉन 2m, तो p स्क्वायर अपॉन 2m kt, ये आ गया आपकी समीकरण 2 बन गई। तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, ये किस आधार पर लिखा है, ये हमने लिखा है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कैनोनिकल वितरण के नियम के आधार पर लिखा है। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा और रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। हमने क्या कराया है, हमने एक उन अणुओं की संख्या को गैदर करा है जो r और r प्लस डी आर की स्थिति में लाए करते हैं, साथ ही उनका मोमेंटम p और p प्लस dp के बीच में होना चाहिए। हमने उनकी संख्या इस फॉर्मूले समीकरण 2 से ज्ञात कर ली, उसकी संभावना ज्ञात कर ली। अब हम इसको थोड़ा सा और रेस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे या अलग तरीके से लिखना चाहेंगे। हम लिखना चाह रहे हैं कि अणु की स्थिति तो r और r प्लस डी आर के बीच में हो, लेकिन उसका वेग जो है वो c और c प्लस डी सी के बीच में हो, इसकी प्रायिकता निकालेंगे। तो जैसे हमने p के केस में निकाली है वैसे ही हम c के केस में भी निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि c जो है वो
p क्या होता है, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, तो c जो है वो p अपॉन m रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, प्रायिकता हमने उसका नाम बदल दिया, p डैश कर दिया। अब वो किस पर निर्भर कर रही है, r और c पर निर्भर कर रही है, इसीलिए ओवर द वॉल्यूम डी क्यूब r और डी क्यूब c, ये हमारे ओवर द वॉल्यूम है, मतलब चारों तरफ का क्षेत्र हमने ले लिया। और वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, यहाँ पर हमने p की जगह p को c की टर्म्स में लिख दिया, तो हमारे पास और m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2kT डी क्यूब आर अपॉन डी क्यूब सी लिखा है। यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा दिमाग में आ सकता है, ये डी क्यूब आर अपॉन डी क्यूब पी का मतलब है ओवर द कंप्लीट वॉल्यूम, पूरी स्पेस में चारों तरफ, ठीक है। डी क्यूब आर होता है ना, वॉल्यूम को ही रिप्रेजेंट करता है, तो ये पूरे वॉल्यूम के अंदर चारों तरफ के एरिया में संभावना हम निकाल रहे हैं। तो हमने समीकरण 3 निकाल लिया। अब देखो डी क्यूब आर को मैं अभी जैसे कह रही थी वैसे ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। डी क्यूब सी क्या हो जाएगा, डी सी एक्स डी सी वाई डी सी जेड का प्रोडक्ट हो जाएगा, और जहाँ पर जो सी है वो क्या है, सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर का अंडर रूट कह लो, या सी स्क्वायर बराबर सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर होता है। तो ये हमने एक जनरल फॉर्मूला निकाल लिया। अब ये जनरल फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है, प्रायिकता हमने निकाली है, क्या किसकी प्रायिकता निकाल ली, अणुओं के r और r प्लस डी आर स्थिति के बीच में तथा उनका वेग c और c प्लस डी सी के बीच में होने की जो संभावना है, उसकी जो प्रायिकता है वो हमने इस फॉर्मूले से निकाल ली। ये एक जनरल फॉर्मूला है जो हम बार बार यूज में लेंगे। अब इसके हम जो स्पेशल केसेस हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कि ये जो वेग परास हमने ले ली उसमें कितने अणुओं का वेग सम्मिलित है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम एक चीज अज्यूम करेंगे। तो अज्यूम क्या कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं एफ सी डी क्यूब सी। अब ये एफ सी डी क्यूब सी क्या है, ये देखिए, एकांक आयतन में ऐसे अणुओं की औसत संख्या है जिनका वेग c व c प्लस डी सी के बीच में है, और एफ सी को हम क्या कहते हैं, वेग वितरण फलन, ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है, केवल रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, हम इसके साथ साथ क्या निकाल रहे हैं, हमें क्या निकालना है, कितने अणुओं का वेग इस वेग परास में सम्मिलित है, हम ये निकालना चाह रहे हैं। तो हमने क्या कर रहा है कि मान लिया जो अणुओं की संख्या वो कैपिटल N है, और ये जो समीकरण 3 है ये हमारे को पता है ये क्या व्यक्त कर रहा था, ये उसकी प्रायिकता बता रहा था जिनकी पोजीशन r और r प्लस डी आर के बीच में और उनका वेग c और c प्लस डी सी के बीच में है। तो अणुओं की संख्या अगर हम निकालना चाहते हैं, एफ सी डी क्यूब सी, यही तो हमने लिखा था अणुओं की औसत संख्या, तो अणुओं की संख्या हम निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, वो जो प्रायिकता है उसमें से पोजीशन वाली हटा दे। क्यों हटा दे, क्योंकि हमने जो वेग परास के अंदर हमें चाहिए, हमें पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। अब देखो ये जो चीज है ये आपको रेस्ट्रिक्ट कर रही है किसके लिए, मतलब अणु की स्थिति r और r प्लस डी आर के बीच में होनी चाहिए और उसका वेग c और c प्लस डी सी के बीच में होना चाहिए। हम जो निकाल रहे हैं एफ सी डी क्यूब सी, वो क्या निकाल रहे हैं, वो केवल वेग जो है, पोजीशन कुछ भी हो, वेग जो है वो c और c प्लस डी सी के बीच में होना चाहिए। तो इसलिए हमारे को जो ये प्रायिकता है उसके अंदर से हमारे को पोजीशन वाला फैक्टर हटाना पड़ेगा, और साथ ही साथ प्रायिकता जो है वो संभावना व्यक्त करती है। अगर हमारे पास कुल अणुओं की संख्या है तो हम प्रायिकता के साथ ज्ञात करके मतलब औसत संख्या हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, n तो हमारे पास अणुओं की संख्या, उसको प्रायिकता से गुणा कर लिया और टी क्यू बार से भाग लगा दिया।
तो ये क्या हो गया, ये एक्चुअल में ये क्या, इसकी भाषा क्या लिखोगे, एन अणु के आर व डी आर व आर तथा सी प्लस डी सी व सी के बीच होने की प्रायिकता। ये तो आपका एन पी डैश से रिप्रेजेंटेड है। और ये क्या हो गया, कुल आयतन, क्योंकि हमारे को पूरा आयतन लेना है। ये हमने भाग लगा दिया। तो भाग लगाने के बाद आपने पी डैश का मान रख दिया, पी डैश का मान रख दिया, सी एम सी स्क्वायर 2kt, और इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर लिया और आपके पास समीकरण 4 आ गया। तो ये जो समीकरण 4 प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ आपको, एफ सी डी क्यूब सी बराबर कैपिटल सी ई टू दी पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2kt डी क्यूब सी। ये आपका समीकरण 4 जो है वो मैक्सवेल का वेग वितरण का नियम कहलाता है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, ये स्मॉल सी है, ये भी स्मॉल सी है, ये जो है ये स्मॉल सी है, ये भी स्मॉल सी है, ये जो मैंने लिख रखा है सी, ये कैपिटल सी है, और ये कैपिटल सी क्या है, ये एक कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट अचानक से कहाँ से आ गया, क्योंकि आपकी जो समीकरण 3 थी उसके अंदर आपने प्रोपोर्शनल साइन लगा रखा था। तो प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं जिसको हमने नाम दिया कैपिटल सी। तो कैपिटल सी आपका यहाँ पर आ गया। अब कैपिटल सी तो अपन ने मनमर्जी से कर लिया है ना, तो मनमर्जी से कर लिया है तो इसका मान तो निकालना पड़ेगा, तभी ये वेग वितरण का नियम तो हमने कह दिया, लेकिन ये अभी इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें सी का मान हमें नहीं पता। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इस सी का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।